कंट्रोलिंग, तीनों चीजें देखेंगे. सो वी टॉकिंग अबाउट व्हाट? सो वी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन प्लानिंग, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन सिस्टम. प्लानिंग करनी है, शेड्यूलिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है और बाद में हमें कितने तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है उसकी भी एनालिसिस करते हैं. स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा प्रोडक्शन का प्लानिंग. प्रोडक्शन की प्लानिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज बेसिक मीनिंग ऑफ प्लानिंग? जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, काम को हम बोलेंगे प्रोजेक्ट. जब भी हम कोई काम स्टार्ट करेंगे, काम बेसिक मींस प्रोजेक्ट. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. जैसे भी प्रेजेंटली आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, यूपीपीएससी एई का प्रीलिम्स क्लियर करना, ये आपका प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप इसकी प्लानिंग करोगे. यू कैरी आउट द प्लानिंग फॉर दिस. अब इस प्लानिंग में करते क्या हम? व्हाट डू वी डू इन द प्लानिंग? प्लानिंग में आप क्या करते हो? प्लानिंग में आप सोचते हो यार अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है जिसको हमने नाम क्या दे दिया? प्रोडक्शन का. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग? सो प्रोडक्शन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज. अभी आपने रिसोर्स डिटरमाइन किए थे. प्रोसेसेस एंड टाइमलाइंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोडक्शन गोल. जो भी आपका प्रोडक्शन गोल है उसको मीट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से रिसोर्स, क्या क्या टाइमलाइन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन की प्लानिंग. बाकी ये जो बात है एप्लीकेबल है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, यहीं पे लिमिटेड नहीं है. इससे जनरल बताइए आपको, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है और इनफैक्ट जो सिविल वाले बच्चे हैं उनके तो पर सीपीएम है ही, टेक्निकल का पार्ट भी है, तो वहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल है. तो कॉमन चीजें चली. नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान. इसमें आप क्या करोगे? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओगे दैट अलाइंस विद द डिमांड फोरकास्ट एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हो हमारे प्रोडक्शन की प्लानिंग के अंदर, जो अलाइन करता है किसके साथ? कितनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की और कितने रिसोर्सेज की आपके पास अवेलेबिलिटी है. तो ये हमारा पहला फेज चला. तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका पहला फेज क्या कहलाएगा? प्लानिंग ही कहलाएगा. क्लियर? तो डिमांड की फोरकास्ट करी, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी निकाली. कौन कौन से स्टेप्स हैं? यही 3 स्टेप्स हैं, इसी को डिटेल में देख लेंगे. पहला क्या भैया? डिमांड की फोरकास्टिंग. नाम में लिखा हुआ है. जैसे आपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करी, आपने पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करी थी, फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के साथ आपने क्या निकाला था? आपने वाटर की डिमांड निकाली हुई है. यू हैव फाउंड द डिमांड ऑफ वाटर आल्सो. तो फोरकास्टिंग ही तो है कि कितना पानी लगेगा एक शहर के अंदर. आप फोरकास्टिंग करते हो किसकी? कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच पावर विल बी रिक्वायर्ड इन अ सिटी. तो ये फोरकास्टिंग ही तो करते हैं हम. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिमांड की फोरकास्टिंग करेंगे. कितने प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होंगे. तो प्रोडक्शन की प्लानिंग के लिए पहला स्टेप क्या है भैया? क्या करो? डिमांड को फोरकास्ट कर लो. इट मींस एस्टिमेट द फ्यूचर कस्टमर डिमांड बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा. ये जो आप एनालाइज कर रहे हो प्रोडक्ट की डिमांड किस बेसिस पे कर रहे हो? जो आपका हिस्टोरिकल डाटा है, पास्ट में कितनी सेल्स हुई. दूसरा, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड, और कितनी सेल्स आपकी हो सकती है. इस बिहाफ पे आप क्या करोगे? डिमांड की फोरकास्टिंग कर लोगे. ये पहला स्टेप आएगा हमारी प्लानिंग के अंदर. फिर अपने आप रिसोर्स की असेसमेंट करोगे कि भैया डिमांड तो मुझे पता चल गई, मुझे क्या करना है? मुझे 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं. चलो ठीक है, सब कुछ एनालाइज करके ये तो डिसाइड कर लिया भैया 1 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं. चलो भैया 1 लाख प्रोडक्ट बनाने तो हैं, पर बनाने के लिए मेरे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है. तो ये दूसरा स्टेप आ गया. अब क्या करोगे? असेसमेंट करोगे आप इसकी. तो इवैल्यूएट द रिसोर्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन. कि भैया कितनी लेबर है मेरे पास पैसा कितना है, टाइम कितना है, कितनी मशीनरी है मेरे पास, कितनी जगह है मेरे को लगेगी. तो ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं. तो इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, लेबर एंड मशीनरी. तो आपने डिमांड को फोरकास्ट किया, अपने जो रिसोर्स है उसकी एनालिसिस कर ली. फिर सेटिंग द प्रोडक्शन टारगेट. अब आपने टारगेट सेट कर लिया. नाउ द प्रोडक्शन टारगेट्स आर बीइंग सेट. अब आप क्या करोगे? अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर लोगे और उनको रिस्पेक्टिव टाइमलाइन दे दोगे. तो आपने 5 लेबर लगाया पहले प्रोसेस के ऊपर, इसको आपने टाइमलाइन दे दी है 1 हफ्ते में आपको इतना प्रोसेस करके देना है हमारे प्रोडक्ट को. तो वो टाइमलाइन भी आपने सेट कर ली. तो इसमें क्या करोगे? रिसोर्स को एलोकेट करोगे. तो 5 लेबर लगाया 1 हफ्ते के लिए, तो 5 लेबर क्या है? रिसोर्स है. 1 हफ्ते के लिए टाइम क्या है? रिसोर्स है. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एलोकेट करोगे रिसोर्सेज को फॉर एवरी एक्टिविटी विच विल मीट योर प्रोडक्शन टारगेट. जो भी आपका प्रोडक्शन टारगेट है उसको मीट करने के लिए. सो विल एलोकेट द रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिश द टाइमलाइंस. टाइमलाइन एस्टैब्लिश कर दोगे. दिस इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड शेड्यूलिंग द नेसेसरी ऑपरेशन. इसके लिए आप क्या करोगे? जितने भी नेसेसरी ऑपरेशन है उसको शेड्यूल करोगे और रिसोर्सेज को एलोकेट कर लोगे विद द रिस्पेक्टिव टाइमलाइन. इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बिल्कुल ये टेक्निकल नाम ले लिया आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट का भी, ये भी बताऊंगा आगे आएगी इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी. तो प्रोडक्शन प्लानिंग 3 स्टेप में होती है. पहला, डिमांड को फोरकास्ट किया, फिर खुद के रिसोर्सेज की असेसमेंट करी और फिर आपने क्या कर दिया? रिसोर्सेज को एलोकेट कर लिया इस तरीके से कि आपका जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो अचीव हो जाए. यही आप अपने प्रोजेक्ट में भी कर लेते हो. नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं. नोटेड. चलो अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस है फिर इसकी? अगेन वेरी जनरल. अगर आपने ऐसा किया, आपके रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन होगी वो ऑप्टिमम होगी. तो ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आपका कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा. तो अगर मैंने प्लानिंग करी प्रॉपर्ली तो मेरे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे. सो ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सो इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, मिनिमाइजिंग द वेस्ट. आपका वेस्टेज कम हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आएगी? बहुत ज्यादा निकल के आएगी. इसीलिए प्रोडक्शन की प्लानिंग या इन जनरल किसी भी प्रोजेक्ट से पहले प्लानिंग करना जरूरी होता है. दूसरा, मीटिंग द कस्टमर डिमांड.
आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, ऑप्टिमल यूज होंगे, आप कस्टमर डिमांड को क्या कर पाओगे, मीट कर पाओगे। कस्टमर डिमांड को मीट कर पाओगे, इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी, तो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कर पाओगे। दूसरा, आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लगाओगे। अगर आप ऑप्टिमम रिसोर्स की यूटिलाइजेशन कर रहे हो, इसके मतलब जो आपकी कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, ना टाइम वेस्ट होगा, ना मैन पावर वेस्ट होगी, तो कॉस्ट विल कम आउट टू बी मिनिमम। तो ये इंपॉर्टेंस बन जाती है हमारे प्रोडक्शन के प्लानिंग की, जैसे दी क्वालिटी विल इनहेंस। क्लियर। तो प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो देख लिया। अब हमने बात करी किसकी, प्रोडक्शन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पहला फेज क्या निकल के आया, व्हाट वाज द फर्स्ट फेज, पहला फेज है हमारा प्रोडक्शन की प्लानिंग का। द फर्स्ट ऑफ द फेज इज टू प्लान द प्रोडक्शन। द सेकंड फेज इज शेड्यूलिंग। पहला था प्लानिंग, दूसरा है शेड्यूलिंग। फिर से प्रोजेक्ट में इन जनरल दूसरा फेज क्या होता है, प्रोजेक्ट में दूसरा फेज इन जनरल क्या होता है, यही होता है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग, व्हाट डज शेड्यूलिंग मीन इन जनरल। डिफाइनिंग टाइमलाइन। फिर से सिर्फ टाइम ही रिसोर्स नहीं है, टाइम इज नॉट द ओनली रिसोर्स, ध्यान रखना। टाइम भी एक रिसोर्स है, टाइम ही सिर्फ रिसोर्स नहीं है। तो आपको शेड्यूल करना है, इसका मतलब पीछे आपने जो भी एक्टिविटीज की एनालिसिस करी थी, पीछे आपने जो भी एक्टिविटीज की एनालिसिस करी थी उनको आप किसमें लगाओगे, सीक्वेंस में लगाओगे। पहले जो भी एक्टिविटीज आपने पीछे सोची थी उनको आप किसमें लगाओगे, सीक्वेंस में लगाओगे। हाँ, टास्क बोल दो, एक ही बात है, एक्टिविटी बोल दो, टास्क बोल दो। फिर उन एक्टिविटीज को करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उतने रिसोर्सेज आप एलोकेट कर दोगे। तो पहले तो आप जो पीछे आपने एक्टिविटीज डिसाइड करी थी उनको आप लगाओगे सीक्वेंस में, भैया मेरे को इस सीक्वेंस में काम करना है, शेड्यूलिंग है ये। फिर इन एक्टिविटीज को करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज भी क्या करोगे, इनको एलोकेट करते जाओगे। यू विल एलोकेट द रिसोर्सेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ दीस एक्टिविटीज। इसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, शेड्यूलिंग। क्लियर है, अभी बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में आपको बताया, बाकी टेक्निकली देख लेते हैं। तो शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द प्रोडक्शन प्लान इनटू डिटेल्ड शेड्यूल दैट आउटलाइंस द स्पेसिफिक टास्क। एबीसीडी क्या है हमारी, टास्क है। आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइमलाइन और रिसोर्सेज की एलोकेशन कर दोगे। तो ए एक्टिविटी खत्म होगी 3 दिन में, ये 5 दिन में, ये 6 दिन में, ये 1 दिन में, ये 2 दिन में। कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है, 15 की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है, 5 की रिक्वायरमेंट है, 6 की रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या किया, सारे टास्क को आपने एक सीक्वेंस में लगाया। फिर इन टास्क को पूरा करने के लिए जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो भी एलोकेट कर ली। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। ये अपडेट, अगर कोई डेविएशन आया तो प्लान से तब हुआ, डेविएशन कब आएगा, जब प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट होगा, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग एग्जीक्यूशन से पहले ही हो जाती है। प्लानिंग और शेड्यूलिंग, अभी प्रोजेक्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी आप सोच रहे हो अरे यार इस चैप्टर को पढ़ने में इतने दिन लगेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, इस चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, ये चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ूंगा, ये मेरे को आता है, मैं बस सवाल करूंगा। ये क्या कर रहे हो आप, शेड्यूलिंग कर रहे हो बस। अब आप पढ़ना चालू करोगे, जब आप पढ़ना चालू करोगे, जैसा आपने प्लान और शेड्यूल किया, अगर वैसा नहीं हो पाता फिर आप अपडेट करोगे ना, तो बात की बात है अपडेटिंग। क्लियर है चीज। अब शेड्यूलिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, व्हाट आर द की स्टेप्स इन शेड्यूलिंग, वो भी कर सकते हैं। दैट कैन आल्सो बी एनालाइज। आ जाओ भैया, की स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द की स्टेप्स। फर्स्ट, क्रिएटिंग अ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। अब एब्रिविएशन ध्यान रखना, हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर में बताया एब्रिविएशंस का ध्यान रखना, वो एब्रिविएशन देगा आपको सवालों के अंदर। तो आप क्या करो, एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बना लो, जो मैंने पीछे भी आपको बना के दिखाया था। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज को या टास्क को सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपने क्या किया, सारे टास्क को सीक्वेंस में लगा दिया। रिव्यू किया डिमांड की फोरकास्ट को, पीछे आपने क्या किया था, डिमांड की फोरकास्टिंग करी थी, अब आपने वापस यहाँ पे डिमांड की फोरकास्ट को रिव्यू किया। कहने का मतलब क्या है, हियर यू विल अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की जो एक्सपेक्टेड डिमांड है उसको आप क्या करोगे, समझोगे क्या सही में इतनी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, विल असेस द अवेलेबल रिसोर्सेज। पीछे आपने क्या किया था, रिसोर्सेज को बस पकड़ा था कि भैया मेरे पास कितने रिसोर्स हैं। आपके पास रिसोर्स कितने थे, जैसे अभी आपके एग्जाम के लिए रिसोर्स कितना है, 80 दिन। तो टाइम रिसोर्स ही तो आपके पास, तो 80 दिन है, पर 80 दिन में एलोकेट करूं हर सब्जेक्ट को, इसको मैं क्या बोलूंगा, शेड्यूलिंग। तो पहला स्टेप क्या है, डिमांड आपने समझी। डिमांड क्या है भैया, पेपर को क्लियर करना, सारे सब्जेक्ट पढ़ना, ये डिमांड है। फिर आपने क्या किया, अपने रिसोर्सेज की असेसमेंट करी, और असेसमेंट करने के बाद क्या कर दिया आपने, इसको एलोकेट कर दिया इस तरीके से कि सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाए। सो यू विल मैच द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द फोरकास्ट डिमांड, आप उसको मैच कर जाओगे। क्लियर, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, यू सीक्वेंस दी प्रोडक्शन ऑर्डर। जो भी आपका प्रोडक्शन ऑर्डर है उसको सीक्वेंस कर लो कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्टिविटी ए करेंगे, पहले हम एक्टिविटी ए के बाद फिर बी करेंगे, बी के बाद सी करेंगे, सी के बाद डी करेंगे, एंड सो ऑन। प्रोसेस विल बी फिनिश्ड, प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसा है, तो ये तभी तो बोला था प्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट ही तो है, तो कंसेप्ट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लगेंगे। बस इस बार प्रोजेक्ट क्या है, मुझे प्रोडक्शन करनी है, टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। तो बेसिक कंसेप्ट तो वही लगेगा, चैप्टर की शुरुआत में बताई थी आपको। ठीक है, चलो अब बात आती है भैया कितने तरह की शेड्यूलिंग है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग आर देयर। एक शेड्यूलिंग तो पीछे बता दी थी आपको, यार वन वाज दिस ओनली। अब हम बात करेंगे कितने तरह के शेड्यूल होते हैं हमारे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेड्यूल आर देयर। तो एक तो मैंने पीछे बता दिया था, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, नाम में मेंशन्ड है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, फ्रॉम नेम इट कैन बी रेफर्ड फॉर, क्या नाम से समझा जा सकता है, ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है। यहाँ पे हम ओवरऑल शेड्यूल बनाएंगे,
अब ओवरऑल शेड्यूल बनाते हैं कैसे? ओवरऑल शेड्यूल बनाते हैं हम, ओवरऑल शेड्यूल बनाने के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। उसको हम इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं। इक्वल टाइम पीरियड में जैसे आपने क्या बोला, 4 महीने बाद आपका पेपर है, एग्जाम्पल है, तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में आप क्या करोगे, हियर यू विल फोकस ऑन प्लानिंग होरिजन व्हिच इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आपने एक एक महीने का टाइम स्लॉट उठा लिया, अब एक एक महीने में आपको कितना काम करना है वो आप यहाँ पे शेड्यूल कर लेते हो, दैट यू विल शेड्यूलिंग है, इसको देख भी सकते हैं टेक्निकली। तो इट फोकसेस ऑन प्लानिंग द होरिजन डिवाइडेड इनटू इक्वल टाइम पीरियड्स, जनरेटिंग द आउटपुट डाटा फॉर द प्रोडक्शन, स्टाफिंग, इन्वेंट्री एंड एक्सेट्रा। तो एक एक महीने में आप जितना भी काम कर सकते हो वो सब आप क्या कर लोगे, पहले शेड्यूल कर लोगे। मेन शेड्यूलिंग ऑफ द होल प्रोडक्शन प्रोसेस, बिल्कुल पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की मेन शेड्यूलिंग, इसको हम बोलेंगे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग शेड्यूल। अब यहाँ पे आप किसकी शेड्यूलिंग करने लग जाओगे? स्टाफिंग का मतलब, अरे स्टाफ अपना रिसोर्स, मैन पावर, भाई अंग्रेजी में वर्ड डाल दिया स्टाफिंग, इसको हमने मैन पावर बोल दिया था पीछे। तो एक महीने में कितने लोग लगेंगे उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग। आदमी औरत भी तो हो सकती है भाई, तो कितना स्टाफ लगेगा, मतलब कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी। क्लियर है? अभी आपने क्या किया था, पूरे प्रोजेक्ट के लिए करी थी, अब हम बात करेंगे किसकी, स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो दूसरे तरह की शेड्यूलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग शेड्यूलिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग शेड्यूलिंग, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स द डिटेल्ड टास्क असाइनमेंट। आप डिटेल में टास्क को असाइन करोगे, कहने का मतलब है कितने रिसोर्सेज लगेंगे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने में, उसकी शेड्यूलिंग की जाती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग शेड्यूलिंग के अंदर। तो दो तरह की शेड्यूलिंग हो गई हमारी, एक मास्टर प्रोडक्शन और एक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग। फिर फायदा क्या हुआ, हाँ सबसेट है उसका, आप ऐसे बोल सकते हो सबसेट ऑफ दिस। थोड़ी दी इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूलिंग, पहले तो प्लानिंग करी आपने, पहले तो आपने क्या किया, प्लान बनाया, अब आपने शेड्यूलिंग करी, शेड्यूलिंग से फायदा क्या हुआ, शेड्यूलिंग से फायदा क्या हुआ आपका, आपका जो लीड टाइम है वो कम हो जाएगा। आपका जो लीड टाइम है, लीड टाइम मतलब जो टाइम लग रहा है एक्टिविटी को कंप्लीट करने में वो कम लगेगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड इफ यू शेड्यूल इट प्रॉपर्ली। अगर आप इसको प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लोगे, आपके एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है ऑन टाइम प्रोड्यूस होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि मेरा काम टाइम पे कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन निकल के आएगी, जो टाइम आपने कमिट किया उसी टाइम पे आपने सप्लाई कर दिया, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन निकल के आएगी। दूसरा, इट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये इंश्योर करेगा कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और ये रिस्पॉन्सिव है टू व्हाट, टू द डिमांड। कहने का मतलब है अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप उसके हिसाब से क्या कर पाओगे, अगर डिमांड बढ़ेगी उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर पाओगे, डिमांड कम हो जाएगी तो, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आप रिड्यूस कर दोगे, टू रिड्यूस। क्लियर है? चलो, तो ये आपके इसके एडवांटेज आ गए। तो देखो, इंक्रीज थ्रूपुट, अब जो रिड्यूस लीड टाइम तो बता दिया था, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फोकस करते हैं थ्रूपुट के ऊपर। हो सकता है पहली बार ये नाम सुन रहे हो, आउटपुट सुना है अभी। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मटेरियल और आइटम विच इज पासिंग थ्रू अ सिस्टम। कितना मटेरियल या कितना आइटम पास कर रहा है एक सिस्टम से, इसको हम क्या बोल देते हैं, थ्रूपुट बोल देते हैं। तो फिर से एक टेक्निकल टर्म है थ्रूपुट की, तो यू कैन से इसका मतलब है अमाउंट ऑफ मटेरियल पासिंग थ्रू अ सिस्टम। इसको एक वर्ड में लिखना हो तो क्या है ये, प्रोडक्शन। अगर इसको एक वर्ड में लिखना हो, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो आपकी प्रोडक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, योर प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो टेक्निकल वर्ड आ गया थ्रूपुट, तो वो लिख के देगा आपको पेपर के अंदर, थ्रूपुट बढ़ जाएगी, तो मतलब पता होना चाहिए हमें, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द थ्रूपुट। तो पहले हमने बात करी थी प्लानिंग की, यहाँ पे हमने बात करी शेड्यूलिंग की, हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट शेड्यूलिंग। नोट कर लो। क्लियर है? रिड्यूस लीड टाइम, रिड्यूस लीड टाइम मतलब एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको लीड टाइम बोल दिया। हर एक्टिविटी के कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे लीड टाइम। अगर मुझे पहले से ही पता है कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू। कौन सी किताब लगेगी, इट इज नोन टू यू। कहां से लेक्चर पढ़ना है, इट इज नोन टू यू। टेस्ट सीरीज पढ़ी है आपके टेबल के ऊपर, सब कुछ पता है, आपने अरेंजमेंट करके रखी हुई है, तो ये टाइम कम लगेगा। अब वो उठा के सुबह सुबह बैठ गया, अच्छा चलो जरा चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे मटीरियल, फिर ग्रुप पे आके मैसेज डालते रहोगे, पीडीएफ भेज दो काली पीली, कहाँ से लेक्चर देखें, कौन से आपने काम चालू किया हुआ है, कौन से सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कोचिंग
नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने करी प्लानिंग, हमने करी शेड्यूलिंग, प्लान कर लिया, शेड्यूल कर लिया, एक्टिविटीज को लगा दिया सीक्वेंस में, रिसोर्सेज भी एलोकेट कर लिया। अब मेन काम पढ़ना चालू, अब मेन काम पढ़ना चालू, अब हमारा एग्जीक्यूशन चालू हुआ। क्लियर है? अब हमारा एग्जीक्यूशन चालू हुआ। अब जब हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का, अब तीसरा फेज आता है उसकी कंट्रोलिंग। द थर्ड फेज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। तो अब आप प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे। अब प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? बस चुपचाप बैठ के देखना है, सब कुछ आपकी शीट पे अवेलेबल है। देखना है कि जैसा जैसा हमने सोचा एग्जैक्टली वैसा वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसा जैसा हमने सोचा एग्जैक्टली वैसा वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग। तो बस आपको मॉनिटरिंग करनी है। अगर कोई भी डेविएशन आया ओरिजिनल प्लान से, अगर कोई भी डेविएशन आया ओरिजिनल प्लान से, आप रीशेड्यूलिंग कर लोगे। आप इमीडिएटली क्या कर लोगे? रीशेड्यूलिंग कर लोगे, इमीडिएटली रीशेड्यूल। इसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू इंश्योर दे अलाइन विद द प्लान एंड मेकिंग द एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी। और आप एडजस्टमेंट बना लोगे अगर जरूरत पड़ी तो, यू विल मेक द एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड। तो ये होती है शेड्यूलिंग से वेरी किया, इमीडिएटली एडजस्ट कर लिया, इमीडिएटली एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल सही बात है। तो शेड्यूलिंग से वेरी किया तो आप इमीडिएटली एडजस्ट कर लोगे, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन प्रायर टू द प्रोजेक्ट। हाँ, तो कंट्रोलिंग बिल्कुल सही बात बोली, कंट्रोलिंग इज डन। कंट्रोलिंग कब करते हो? जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। So before the starting the project and that is then after the starting of the project, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद रीशेड्यूलिंग एंड अपडेशन। हाँ, अपडेशन में ही तो रीशेड्यूलिंग करते हो आप। सर तो क्या शेड्यूल में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर, इनफैक्ट शेड्यूल में चेंज करना ही पड़ेगा आपको। बनी हुई ना डायग्राम, अच्छा है बना हुआ पीछे डायग्राम मेरा, ये टाइम लिखे हुए थे। आपने ओरिजिनल प्लान किया कि एक्टिविटी 6 दिन में होनी चाहिए, ये अपने टाइम पे हुई 3 दिन में, ये अपने टाइम पे हुई 5 दिन में। यहाँ पे ये लेबर भाग गया आपका, होली की छुट्टी आ गई, कुंभ आ गया, जा रहे हैं भैया हम तो नहीं करेंगे, कुंभ के बाद आएंगे। फिर कोई और त्योहार आ गया इनका, ये सब ऐसे ही त्योहार में सब जगह गायब हो जाते हैं। तो त्योहार आएगा गायब हो जाएंगे। अब ये 6 दिन की जगह 8 दिन का पड़ गया आपका काम। तो एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन है, 6 दिन की जगह 8 दिन का काम पड़ गया। यहाँ पे तो मेरा डेडलाइन है भैया, ये तो खत्म करना ही है मुझे। अब क्या करना पड़ेगा? 2 दिन मेरे चलेगा, अब ये 3 दिन का काम मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 दिन में करना पड़ेगा, रीशेड्यूलिंग। रीशेड्यूलिंग, अब जैसे ही ये गया कुंभ में, इसको पकड़ लोगे आप कि भाई ओवर टाइम करना पड़ेगा, 1 दिन का काम आधे दिन में करना है। इसको बोलोगे भाई अब छुट्टियां क्या कैंसिल है तुम्हारी, अब तुम्हें क्या करना है? ओवर टाइम करना है। मेरे को ये दोनों मिलकर 3 दिन का काम क्या करो, 1 दिन में खत्म करके दो। तो ये क्या किया आपने? रीशेड्यूलिंग करी ना, टाइम को दोबारा चेंज कर दिया। अब वो ये बोलेंगे भैया हम ओवर टाइम तो कर लेंगे, ठीक है 4 घंटे ओवर टाइम कर लेंगे, पर तब भी नहीं होगा। फिर क्या करोगे भैया? फिर बगल वाले से लेके आओगे 4 लेबर एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा आपको, और लेबर लगाई आपने कि मेरा टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसी को तो बोलते हैं रीशेड्यूलिंग। कल सर की क्वालिटी की क्लास पेंडिंग हो गई थी सर। Ensure each and every activity or task is executed as planned. Implementation. दूसरा, monitoring and adjusting. To track the progress in real time until the production management software to monitor the performance against the schedule. जो schedule है उसके against performance को check करो, और अगर कुछ deviation है तो क्या कर दो? Adjust कर दो, and do the adjustment if required. Next, quality control. नेक्स्ट प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल मतलब चेक अप्लाई करते जाओ। जब आपने रीशेड्यूलिंग करी है, आप चेक अप्लाई करते जाओ। इनको तो लगा दिया आपने ओवर ड्यूटी, ओवर टाइम कर लो। पीछे एग्जांपल में ये ओवर टाइम तो कर रहा है भैया, रात को तो उसको आदत है, रात को तो उसको आदत है हमारे जैसे मॉनिटर है उसकी तरह स्पाइसेस लेने की। अब ये इसको बिठा दिया आपने काम करने के लिए, कर ही नहीं पा रहा काम। अब रात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वालिटी वैसी आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्वालिटी एश्योरेंस करनी पड़ेगी। तो व्हेनेवर यू हैव डन रीशेड्यूलिंग, यू हैव टू इंश्योर कि जैसी क्वालिटी हमें नॉर्मल शेड्यूल में मिल रही थी वैसी मिल रही है, नहीं मिल रही, तो स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी इस टाइम पे आपको। बिल्कुल सही बात है, होगा ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेंशन। हमारा क्वालिटी कंट्रोल आ गया। हाँ बिल्कुल। सो क्वालिटी कंट्रोल, अप्रेजल भैया, अप्रेजल तो पहले, अब देखो फिर से गलती कर रहा है। अप्रेजल कहां से आया? अप्रेजल तो प्रोडक्शन से पहले होता है ना, अप्रेजल तो प्रोडक्शन से पहले होती है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्लान टू डू चेक, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करो। तो अगला स्टेप क्या है कंट्रोलिंग में? इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। सो यू हैव टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ व्हाट? द प्रोडक्शन प्लानिंग। आपने जो प्लान किया, आपने जो शेड्यूल किया, आप ये चेक करोगे जैसी प्लानिंग हुई, जैसी शेड्यूलिंग हुई, उसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। इट मींस यू विल इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ऐसा भी तो हो सकता है आपने प्लानिंग शेड्यूलिंग गलत करी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ वैसा का वैसा ही जैसा डिसाइड किया था, पर प्लानिंग शेड्यूलिंग गलत कर रखी है हमने। तो अगर प्लानिंग शेड्यूलिंग गलत कर रखी है, आप उसे फिर नेक्स्ट टाइम पे इंप्रूव करोगे, तो ये परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करोगे आप। फाइनली इवैल्यूएट करने के बाद कंटीन्यूअसली यू विल बी इंप्रूविंग इट। क्या बोलते हैं इसे? काइजन। तो देखो सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट आपके इंटरलिंक्ड हैं आपस में, तो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट विल बी कैरिड आउट। तो किसका पार्ट है ये भैया? कंट्रोल का ही पार्ट है। सो द पार्ट ऑफ व्हाट? कंट्रोल। वही सेम कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। क्लियर है? तो पहले हमने प्लानिंग करी, फिर शेड्यूलिंग करी, फिर हमने
प्रोडक्शन को कंट्रोल किया। अच्छा, फायदा क्या है इसके, फायदा ऑफ दिस, फायदा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको, कॉस्ट क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। दूसरा, आप हमेशा फ्लेक्सिबल रहोगे, अडेप्टेबल रहोगे, क्योंकि कंट्रोल के टाइम पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीशेड्यूलिंग कर रहा हूँ, तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, अडेप्ट कर लोगे हर एक सिचुएशन को, एवरी सिचुएशन यू विल बी अडॉप्टिंग। आपको पता है कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी, आप हमेशा क्या करते हो, रीशेड्यूल कर रहे हो चीजों को, आप परेशानी नहीं होगी किसी चीज से, या आप पेपर में भी करते हो। अब पता है आपने इतने टेस्ट पेपर दे दिए, आप अलाइन हो गए सारी चीजों को, आप सोच के जाओगे यार मेरा पेपर नॉर्मल चलता रहे, नहीं होगा ऐसा, कई बार शुरू के 10 सवाल भारी फंस जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे वहीं पे। तो अडेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। पेपर ही हार्ड आया तो क्या हुआ, तो पहले 10 सवाल क्या नहीं बने, सबके लिए नहीं बने, तो पेपर ही हार्ड आया, क्या हटाओ, आखिरी से चालू करता हूं मैं, एक सवाल क्या, दो सवाल क्या, तीन सवाल क्या नहीं बन रहे, छोड़ो यार, आखिरी से स्टार्ट करते हैं, क्या 5 पन्ने बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करके अडेप्ट करके फ्लेक्सिबल हुआ, आप ये सोच के कहते हैं यार मेरा तो टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉन टेक तो मेरे को आती नहीं है, मैंने ढंग से तैयारी नहीं करी, मैं तो टेक्निकल में फोड़ के आऊंगा, टेक्निकल का पेपर आगे भारी, सवाल ही नहीं बन रहे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भैया, नॉन टेक फोड़ देंगे, टोटल नंबर ज्यादा आने चाहिए ना हमें, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दिस। तो अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। भैया आप तो डेट आ गई एग्जाम की, पहले डेट नहीं आई थी एग्जाम की, कोर्स लॉन्च कर दिया, या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फरवरी के एंड में आएगा, ठीक है करा देंगे फरवरी के एंड में, अप्रैल में आएगा अप्रैल में करा देंगे, मार्च में आएगा मार्च में करा देंगे, तो हमेशा फ्लेक्सिबल रहना, तो वही है, यू हैव टू कीप व्हाट। तो आ गया, हाँ देखो, तो कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी रहेगी, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगी आपको हमेशा, विल गेट द क्वालिटी एश्योरेंस। पहले हफ्ते में मार्च में खत्म हो जाएगा आपका, फिर एक टेस्ट आपका करा देंगे ऑफलाइन लखनऊ में। ऑफलाइन टाइम तो बहुत है मीन्स के लिए, प्रोसेस में चेंज करते रहेंगे, बस रिजल्ट से, हाँ प्रोसेस में चेंज करते रहेंगे इस तरीके से कि रिजल्ट मेरा वही आना चाहिए जैसा हमने प्लान किया था। आपने प्लान किया था कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, रिजल्ट तो फिक्स है मेरा भैया, पेपर क्लियर होगा, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बीच में अफवाहें आएंगी, फेब के एंड में पेपर है, रिजल्ट है भैया, पेपर सेलेक्ट में होना है, ठीक है भैया कोई बात नहीं, कभी 13 जनवरी की क्लास नहीं होगी, ठीक है कोई बात नहीं, कभी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, पेपर तो क्लियर करना ही है ना, तो बीच में दिक्कतें बहुत आएंगी, निपटते जाएंगे एक एक करके सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो अब लग रहा है हो जाएगा क्लियर, हाँ अब लग रहा है। तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, टिल नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये 3 चीजें हमने कर ली। कार्टून पर चला होगा, सही बात है। अब हम बात करेंगे किसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक की। अब ये भी कोई नई चीज नहीं है, करा चुका हूं मैं आपको, ये टाइप ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस वाला जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक करा रखी है, तो कोई नई चीज नहीं है, फिर से वापस रिपीटेड है यहाँ पे, ऑलरेडी डिस्कस। अब क्योंकि अलग से सब्जेक्ट है छोड़ दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा यार, हुआ ही नहीं है, तो करा रखा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, तो कराया था एमएमएस, उसमें आया था मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स पता होनी चाहिए हमें, वी शुड नो हाउ टू मैनेज द इन्वेंट्री, कैसे जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसको मैनेज करते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल ये आएगा, FIFO LIFO, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी करेंगे, देखना सेम ये चीज आएगी, एक्जैक्टली सेम थिंग। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ये इंश्योर करता है कि हमारे बिजनेस में हमेशा ऑप्टिमम स्टॉक लेवल बना रहे। ऑप्टिमम स्टॉक लेवल क्यों बना के रखना है आपको अपने प्रोडक्शन के अंदर, ताकि कस्टमर की डिमांड हमेशा क्या होती है, मीट होती रहे, कस्टमर की डिमांड कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए, जैसा कस्टमर बोले वैसा फुलफिल होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके रखनी पड़ती है, वी हैव टू मेंटेन दी इन्वेंट्री, ठीक है, व्हाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट हमेशा क्या हो, कम से कम हो, और कस्टमर की जो डिमांड है फुलफिल हो, क्लियर चीज। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आपका स्टॉक नहीं है, तो ये फिर पीछे रह जाओगे आप कंपटीशन में। अब मार्केट में लोगों के पास है नहीं एजुकेटर पढ़ाने के लिए, पीछे रहेगा वो, ढूंढते रहेगा भैया क्या पढ़ाएं, कौन पढ़ाएगा ये सब्जेक्ट,
कहाँ से हम करेंगे, तो पीछे रह गए। तो इसलिए क्या, स्टॉक आपका हमेशा पूरा भरा होना चाहिए इस तरीके से कि कस्टमर की डिमांड क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, सो दैट द डिमांड ऑफ द कस्टमर इज फुलफिल्ड। क्लियर है? तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं। अब क्योंकि स्टॉक भरा हुआ नहीं है, फिर अभी तक स्ट्रेटेजी चल रही है कि स्ट्रेटेजी कैसे नोट्स बनाएं, यूपीपीएससी में एई की क्या पावर होती है। आपने एक्स्ट्रा स्टॉक कर दिया, इम्पैक्ट क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आपने एक्स्ट्रा स्टॉक कर दिया, कॉस्ट क्या कर जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी, कॉस्ट विल इंक्रीज। फिर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा भैया वो कोई खरीदेगा नहीं, महंगा बेचोगे, फिर आप महंगा बेचोगे अपना प्रोडक्ट, तो इसकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अगर नहीं है, दोनों दोनों तरह के मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा लोग भरे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा लोग भरे हुए हैं, फाइनल जो कोर्स निकल के आएगा महंगा निकल के आएगा, खरीदेगा नहीं कोई भाई इतना महंगा, क्योंकि भैया हमने स्टोरेज रखी हुई है खूब सारी। दूसरा, कहीं पे स्टॉक ही खाली है, स्टॉक खाली है, टाइम पे डिमांड फुलफिल नहीं होगी, एट टाइम द डिमांड विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारा फोकस करता है किसके ऊपर, स्टॉक लेवल के ऊपर, इस तरीके से कि वेस्टेज कम से कम हो, वेस्टेज शुड बी लीस्ट, और हमारे कस्टमर की डिमांड क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो अब हम बात करेंगे कि भैया जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कैसे काम करती है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टॉक से कॉस्ट बढ़ेगी, एक्स्ट्रा स्टॉक से कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, एक्स्ट्रा स्टॉक से कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक से कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। ठीक है, आपने अंदाजा लगाया कि भैया, एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल लेते हैं एक्स्ट्रा स्टॉक से कॉस्ट कैसे बढ़ेगी। जैसे अभी हमारी थी संक्रांत, ठीक है, संक्रांति थी। अब अलग अलग शहरों स्टेट्स में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है संक्रांति थी, कहीं पे लोहरी बोल देते हैं, कहीं पे पोंगल बोल देते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब सबकी छुट्टी है, सबकी छुट्टी है, ये जो हमारे पिज्जा बनाने वाली कंपनी है उसने सोचा भैया खूब लोग छुट्टी है, क्या करेंगे, खूब पिज्जा खाएंगे। इन्होंने पीछे क्या किया, माल जमा कर दिया, पीछे माल जमा कर दिया। अब इनके पास तो स्टोरेज लिमिटेड, एक्स मीटर स्क्वायर, बगल वाला भी किराए पे ले लिया। आपने स्टॉक बढ़ा दिया, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा स्टोर कहाँ करोगे, कॉस्ट है ना उसकी स्टोरेज की, ये भी ले लिया भैया, इस सीजन में हम करेंगे खूब, वेयर हाउस की कॉस्ट आएगी, लेबर की कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब संक्रांति के टाइम पे क्या हुआ, बारिश पड़ गई खूब, या ठंड बढ़ गई खूब, ये ऑर्डर आए नहीं, या अगर आए भी तो आपकी कॉस्टिंग क्या कर रही है, बढ़ रही है ना, योर कॉस्टिंग इज इंक्रीज्ड। तो अगर आप जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा स्टॉक कर लोगे तो स्टोरेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल सीमेंट का एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सीमेंट आल्सो। तो इसलिए जो स्टॉक लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल चीज है। तो एग्जांपल दे दिया आपको एक, डंप अनियन टू इंक्रीज प्राइस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया क्लियर। अब भैया इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक में क्या क्या इन्वॉल्व है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारी टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। पहला, डिमांड की फोरकास्टिंग, ये पीछे भी करी थी हमने। हम डिमांड को क्या करेंगे, फोरकास्ट कर लेंगे। पहले ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि भैया हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है। कैसे भैया प्रेडिक्ट करोगे, भैया हिस्टोरिकल डाटा है, वी हैव हिस्टोरिकल डाटा, आपका सारा डाटा रहता है। ये पिज्जा वाली कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, वो पूरा डाटा रखती है आपका, आपने कौन सा पिज्जा खाया, कब खाया, कितना खाया, सारा हिसाब किताब रख लेगी वो पूरा आपका। तो आपका पूरा हिस्टोरिकल डाटा है उनके पास। अब उसके हिसाब से ही वो आइडिया लगा लेते हैं, यार एक हफ्ते में 2 पिज्जा तो मंगा ही लेता है ये, तो उसके बिहाफ पे प्रेडिक्ट करते हैं आगे। तो हिस्टोरिकल डाटा से हम क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा, मार्केट ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, क्या मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, और दी ट्रेंड गोइंग इन द मार्केट। अच्छा मार्केट में ट्रेंड भैया मैदा नहीं खाना, फिर आटे का बना देंगे पिज्जा हेल्दी, तो ट्रेंड क्या है, तो वो जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके हिसाब से डिमांड को क्या करते हैं, वोल्केनो, फिर चीज़ जो भी एक्स वाई जेड निकल के आता है, थिन क्रस्ट, वो एक्स वाई जेड जो भी आ जाएगा इनके हिसाब से। हाँ, तो जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। ये फोरकास्ट डिमांड फ्रेश, बस ठीक है क्या, सब पिज्जा ही खाते हो क्या। तो पहली टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, डिमांड की फोरकास्टिंग। डिमांड की फोरकास्टिंग कैसे करेंगे भैया, हिस्टोरिकल डाटा की एनालिसिस करेंगे, मार्केट ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे। दूसरा, सीजनैलिटी और साइक्लिकल वेरिएशन देखेंगे। अभी सीजनैलिटी बताई थी मैंने आपको, अभी सीजनैलिटी बताई थी, जैसे एग्जांपल संक्रांति है तो सीजन आ गया है, दिवाली आ गया तो सीजन आ गया है, होली राखी है तो किसी और चीज का सीजन आ जाएगा। तो आपको सीजन के भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार इस सीजन में तो ये चीज चलती है, इस सीजन में ये चीज चलती है, तो गर्मी है ये चलेगी, ठंड है ये चलेगी। दूसरा, साइक्लिकल वेरिएशन होता है, देयर इज अ साइक्लिकल वेरिएशन। दूसरा, अगली टेक्निक है, आप कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग करोगे। कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग क्या करोगे, आप सप्लायर और प्रोड्यूसर के साथ मिलके एनालाइज करोगे क्या प्रिडिक्शन होती है। विंटर में कॉटन क्लोज की, बिल्कुल सही बात है, होली में तो कुछ और चलती है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आगे सीजनल वाला, हाँ, तो डिमांड की फोरकास्टिंग कैसे करोगे, सीजनलिटी की मदद से या साइक्लिकल वेरिएशन की मदद से। दूसरा, कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग, कोलैबोरेशन करोगे आप किसके साथ, जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनके साथ कर लेते हैं। फोन करके पूछते हैं जैसे लोग मुझसे, और सर कोर्स कैसा चल रहा है आपका, तो उसे आइडिया लग जाता है, मैं बोलता हूँ बढ़िया चल रहा है, खूब बच्चे हैं, तो उनको आइडिया लग जाता है, हाँ यार बच्चे तो है खूब। तो ये कोलैबोरेटिव होती है। तो आप अपने क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन के साथ भी आइडिया लगा सकते हो किसकी डिमांड होगी किसकी नहीं होगी। सर अभी कौन सा कोर्स लॉन्च कर रहे हो, तो सर पूछ लेते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई करने के लिए इन्वेंट्री नहीं है। तो हम अपने दोस्तों को पूछ रहे थे, मेरे साथ वाले जो
कॉलेजों में प्रोफेसर लगे हुए हैं, कैसा एडमिशन इस साल का, बढ़िया एडमिशन, बच्चे आ रहे हैं, कौन सी ब्रांच में आ रहे हैं, कौन सी ब्रांच में नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं, फोरकास्टिंग ही तो कर रहे हैं कि जो बच्चा भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वही तो आके पढ़ेगा गेटीएससी के लिए। तो दिस इज कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है, पहली टेक्निक, फर्स्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज डिमांड की फोरकास्टिंग। सिविल में कोई नहीं आ रहा है आजकल, सिविल में कोई नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है भाई सिविल में नहीं आ रहा कोई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आजकल का थोड़ी है, तो पिछले जन्म का है, पुराने जमाने का ही है, वो आजकल की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एबीसी एनालिसिस। अगली जो टेक्निक है हमारी वो है एबीसी एनालिसिस। ये भी हमने कर रखी है कहीं ना कहीं पे, एबीसी एनालिसिस। दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। एबीसी एनालिसिस इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। यार ये तो कभी नहीं भूलेंगे, हाँ। इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी में किया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वेंटरी को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ए का क्या है, हाई वैल्यू है और लो फ्रीक्वेंसी है, जैसे एग्जांपल लग्जरी गुड। बी की क्या है, मॉडरेट वैल्यू है, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी है। और सी की वैल्यू कम है पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, कॉस्ट कम है पर फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, बिक जाते हैं। इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, एबीसी एनालिसिस बोलते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मारुति, वैल्यू कम है, फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव। जो फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं, दीज आर फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। हाँ, आज के टाइम पे ज़ूडियो है, इन टुडेस टाइम ज़ूडियो, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी टेक्निक हमारी क्या है इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, तीसरी टेक्निक हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की है सेफ्टी स्टॉक। नाम में लिखा हुआ है सेफ्टी स्टॉक है, ये बफर की तरह काम करता है। अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आई, तो हमारी अनएक्सपेक्टेड डिमांड आई या पीछे सप्लाई चेन में डिले हो गया, मेरे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि वो उस डिमांड को मीट कर जाए। तो किसी भी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट की टेक्निक है। अनसर्टेनिटी का एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको, डिमांड सडनली क्या कर गई, बढ़ गई, डिमांड सडनली इंक्रीज, डिमांड सडनली बढ़ गई। कैसे डिमांड सडनली बढ़ गई, एग्जांपल ले लो जरा, एग्जांपल ले लो। डिमांड जैसे हमारा एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि डोजे कॉइन या बिटकॉइन में मैं सैलरी दूंगा, तो बिटकॉइन की क्या करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो सेम ऐसा ही एग्जांपल दिया, अभी हुआ भी है, तभी बताया मैंने आपको। तो सडनली उसकी डिमांड क्या कर जाएगी, स्पाइक कर जाएगी। तो कोई सा भी एक अनसर्टन इवेंट हो सकता है जिससे किसी की भी डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। पीछे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, पीछे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जैसे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई भैया, अभी जैसे क्या हुआ था, हाँ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, या रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, हमारा रॉ मटेरियल रशिया से आ रहा था, ये बंद हो गया ना, हमें थोड़ी पता था लड़ मरेंगे आपस में। तो हमारी जो सप्लाई थी वहीं से आ रही थी, सबने सैंक्शन लगा दिया, रूट बंद कर दिया। तो हमारी पीछे से क्या हुई, हाँ बिल्कुल, अभी इसमें क्या कैनाल में, स्विस कैनाल में शिप फंस गई थी, 1 महीने तक कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था उस कैनाल के थ्रू। तो कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लीड टाइम की जो वेरिएबिलिटी है उसे आप कंट्रोल कर लोगे, डिमांड की फ्लक्चुएशन को मैनेज कर लोगे, और जो आपके टारगेट्स हैं उसको मीट कर लोगे। ये रेड सी ब्लॉक कर दिया था, हाँ, अब समझ गया आप, मैंने एक एग्जांपल दिया, अब आप लोग समझदार हो गए, एक ही एग्जांपल समझ जाते हो। तो ये भी एक टेक्निक क्या है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट की है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कितना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, जितना आपके पास पैसा है। तो सेफ्टी स्टॉक इस पर डिपेंड करता है, जितने आपकी कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्टिमम स्टॉक तो मेंटेन करके रखते हैं, वो सेफ्टी का पार्ट नहीं होता। ऑप्टिमम स्टॉक वो स्टॉक अभी आएगा, ऑप्टिमम स्टॉक, ऑप्टिमम स्टॉक वो स्टॉक होता है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम से कम आ जाए इन्वेंटरी की, दैट इज ऑप्टिमम स्टॉक। अभी करेंगे, कम पैसा मतलब कम सेफ्टी, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो ये, जैसे आप एग्जाम में जाते हो या स्कूल कॉलेज में जाते थे, अब हम जाते थे, कोई जो लोग होते हैं भैया एक भी पेंसिल नहीं लेके जाते, वहीं से उधार ले लेते हैं, भाई पेंसिल दे, पेन दे दे लिखने के लिए। कुछ लोग एक ले जाते हैं अपनी खुद की, कुछ लोग एक एक्स्ट्रा लेके आते हैं कि अगर ये टूट गई तो दूसरी यूज करूंगा मैं। ट्रैक होता होगा प्रैक्टिकली आपके साथ, कुछ लोग नहीं आ जाते भाई पेंसिल दे, तो वही पैसा ही है। तुम बिल्कुल ऑप्टिमम लेके, एक पेन की जरूरत है, ये ऑप्टिमम है भैया, एक पेन तो लगेगा, ये हमारा ऑप्टिमम हो गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, बस हो गया, समझ में आ गया कि सेफ्टी क्या है और ऑप्टिमम क्या है। कुछ लोग तो सर एग्जाम ही नहीं देने आते। चलो अगली टेक्निक हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, नेक्स्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज रिकॉर्डर पॉइंट्स। अब रिकॉर्डर पॉइंट क्या है, रिकॉर्डर पॉइंट मार्क द इन्वेंटरी लेवल एट विच द न्यू स्टॉक ऑर्डर आर रजिस्टर्ड। कहने का मतलब है, ये मेरा रिकॉर्डर पॉइंट है, ये मैंने मटेरियल को स्टॉक करके रखा है, ये पैलेट्स है, बताई थी पैलेटाइजेशन, पैलेटाइजेशन बताइए, मैंने मार्किंग लगा रखी है यहाँ पे, ये दिस आई डिस्कस इस मशीनरी के अंदर। फोर्कलिफ्ट, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पैलेट लगे हुए मेरे। अब जैसे ही ये 3 पैलेट निकल जाते हैं, आपके पास सिग्नल आ जाता है कि भैया फिल करो इसे, दोबारा फिल करो, दोबारा फिल करो। तो ये रिकॉर्डर पॉइंट है। तो रिकॉर्डर पॉइंट क्या है, इट मार्क द इन्वेंटरी लेवल एट विच द न्यू स्टॉक ऑर्डर आर ट्रिगर्ड। कहने का मतलब है, जैसे ही आपका स्टॉक इससे गया नीचे जाएगा, नए ऑर्डर देने के लिए आपको ट्रिगर भेज देगा ये कि भैया नया ऑर्डर कर दो अभी से। इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉक खाली हो गया है, पड़ा है भी 2 पैलेट और, पर ये अभी से ऑर्डर दोगे, जो ऑर्डर आने में भी टाइम लगेगा, तो पहले आपको जानकारी दे देगा। जैसे आपकी गाड़ी में जो फ्यूल टैंक होता है वो भी ऐसे करता है,
अब भले ही आपकी सुई पूरी खत्म हो जाती है, एम्प्टी पे आ जाती है, पर तब भी पेट्रोल रहता है कि आप 10 15 20 25 किलोमीटर चला लो, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ, पर आपको बताएगा नहीं, वो एम्प्टी दिखा देगा। अब सोचो अगर ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली एम्प्टी होने पे एम्प्टी हो जाती टैंक, फिर वहीं रुक जाती गाड़ी आपकी। तो सेम ये चीज है, जैसे ही पेट्रोल हमारा खत्म होने वाला होता है, साइन आ जाता है आगे जो आपका डैशबोर्ड होगा उसमें साइन आ जाता है रिफ्यूलिंग का, भैया भरा लो वापस, तो जो इसमें रिजर्व में लग जाती है गाड़ी, तो वही है ये रिकॉर्डर पॉइंट, एक्जैक्टली सेम थिंग। सो दिस इज अवर रिकॉर्डर पॉइंट। कंटिन्यूएशन के लिए सर, कंटिन्यूएशन के लिए हाँ, तो दिस बैलेंस स्टॉक्स अवेलेबिलिटी एंड होल्डिंग कॉस्ट, इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाता है स्टॉक की अवेलेबिलिटी और आपकी होल्डिंग की कॉस्ट। क्लियर? तो ये क्या कंसीडर करता है, इट कंसीडर द टाइम इट टेक्स टू रिसीव द न्यू स्टॉक। तो ये रिकॉर्डर पॉइंट हम कैसे सेट करते हैं, इस बिहाफ पे कि कितना टाइम लगेगा नया स्टॉक आने में और डेली मेरा कितना स्टॉक बिक जाता है। तो देखो दोनों चीजें कंसीडर करिए, इट विल कंसीडर द टाइम इट टेक्स टू रिसीव द न्यू स्टॉक एंड कैलकुलेट द एवरेज डेली यूसेज रेट, कि डेली कितना प्रोडक्ट हमारा बिक जाता है और प्रोडक्ट वापस आने में कितना टाइम लगता है, दोनों को कैलकुलेट करके आपको बता देगा कब आपको क्या करना है, नया ऑर्डर प्लेस करना है। साथ में आप सेफ्टी स्टॉक भी रखोगे, सो ऐड द सेफ्टी स्टॉक टू द रिकॉर्डर पॉइंट कैलकुलेशन। ये है ना, देखो नीचे सेफ्टी स्टॉक, दो पैलेट हमारे हमेशा क्या है, सेफ्टी स्टॉक है। तो ये भी एक तरीका है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। होल्डिंग कॉस्ट मतलब, होल्डिंग मतलब रोक के रखिए ना, मतलब बिका नहीं आपका माल, ये हमेशा आपने सेफ्टी स्टॉक रखी हुई है, ये आपने सेफ्टी के लिए बना रखे दो पैलेट हमारे, दो पैलेट किसी भी चीज के होते हैं, पैलेट आप इसको कैसे समझे, पैलेट मतलब रॉ मटेरियल है हमारा, इसको हमेशा होल्ड करके रखा हुआ है मैंने सेफ्टी के लिए। तो आप इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके नहीं बेच रहे ना, तो वो कॉस्टिंग है आपकी इसकी। तो जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हो, खरीदने की कॉस्ट तो है ही है, साथ में और कौन सी कॉस्ट है, सपोज इसको मैंने 100 रुपए का खरीदा, पर इसका अगर मैं प्रोडक्ट बना के बेचता 200 रुपए का बिकता, तो ये 100 रुपए तो मेरे लगे लगे, ये जो 100 रुपए का मेरा प्रॉफिट जा रहा है ये मेरी कॉस्ट है, तो वो कॉस्टिंग भी इंक्लूड की जाती है इसके अंदर, दैट कॉस्टिंग इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो उसको मैं बोलता हूँ होल्डिंग कॉस्ट, कि उसको होल्ड करने में भी मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, 100 रुपए मैं वेस्ट कर रहा हूँ रोज की उसके अंदर, अगर मैं इसको बेचता रोज तो 100 रुपए का मार्जिन मिलता हमें। कोई दूसरी क्लास भी है इसके साथ आपकी, मेरा टाइम कम कर दिया इन्होंने, 6:15 को क्लास होती है ना एक और आपकी, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स की तो 8 बजे से ना कल। बढ़िया ना, डीजे बजाते हैं, तो अच्छी बात है। जस्ट इन टाइम शुरू में किसी ने मार्क भी किया था, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ भैया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, जब जरूरत हुई भैया तभी ऑर्डर देके फुलफिल करेंगे उसे। So just in time inventory management reduces the storage cost by receiving the good only when they are immediately needed। तो जब जरूरत होगी तभी मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर करूंगा और माल बना के बेचूंगा, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं जस्ट इन टाइम। सो कंडीशन आ जाती है तभी। तो ऐसा करने से क्या होता है, सो दिस अप्रोच डिमांड्स दी सीमलेस कोऑर्डिनेशन विद इन द सप्लायर एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक। अब इसके लिए आपकी जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सप्लायर के साथ, सीमलेस होनी चाहिए, कि आपके पास डिमांड आई और पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, बैठा हुआ है वो यूं ही, वो डीजे बजा रहा है, आपके यहाँ पे डिमांड आई बैठी है, तो फिर डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अब जो है सप्लाई कैसी होनी चाहिए, सीमलेस होनी चाहिए, कि जैसे पेपर निकला तैयारी करा के हमारे को फिट बना दे एग्जाम के लिए, तभी जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी फुलफिल होगी। क्लियर है? तो ऐसा कब अचीव कर पाओगे आप, ऐसा कब अचीव कर पाओगे, जब सप्लायर के साथ रिलेशनशिप क्या हो, बेटर हो, जब सप्लायर के साथ रिलेशनशिप क्या हो बेटर हो, तभी सीमलेस कोऑर्डिनेशन निकलेगी, देन ओनली द कोऑर्डिनेशन विल बी सीमलेस। इन्वेंटरी की फोरकास्टिंग आप पहले करके रखो। दूसरा, एफिशिएंट लॉजिस्टिक हो, द लॉजिस्टिक शुड बी वेरी एफिशिएंट, कहने का मतलब डिलीवरी सिस्टम आपका बहुत ही इंटैक्ट होना चाहिए, कि आपके पास डिमांड आई, आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया, उसने माल भेजा, आपकी डिलीवरी सिस्टम इतनी एफिशिएंट है जाके ले आई, तो इसको हम जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी बोलते हैं। तो ये भी एक तरीका है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, दिस इज आल्सो वन मेथड ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चले आगे, अब तो 10 मिनट हाँ।